दिल्ली में आज आतिशी तीसरे महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, स्वागत है आपका। सर, आज आतिशी नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में शपथ लेने वाली हैं, तो कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के इस फैसले? नहीं, वो मुख्यमंत्री तो वही हैं, केजरीवाल। वो तो चेहरा सिर्फ नया है, दस्तखत केवल आतिशी करेंगी, निर्णय तो सब केजरीवाल ले लेंगे। तो ये एक तरीके से नाटक ही है, कौन नया मुख्यमंत्री कौन पुराना मुख्यमंत्री। देखो, दो एक बातें स्पष्ट है। पहले एक नैतिकता का बड़ा बहाना देकर केजरीवाल साहब कहते हैं हम इस्तीफा देंगे। तो नैतिकता थी तो आपको 6 महीने 8 महीने पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और इस्तीफा तो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप काम नहीं कर सकते बतौर मुख्यमंत्री के। अपने 100-200 करोड़ के बंगले में जरूर रह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां में आप घूम रहे हैं उसमें आप घूम सकते हैं, 2-4 लाख की जो आपकी महीने की तनख्वाह वो आप पा सकते हैं, ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। और उसके पीछे स्वाभाविक है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी को काम नहीं करने देता है तो या तो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आप नालायक हो, वो काम नहीं कर सकते, या उनको शक होता है कि आप काम करोगे तो गलत काम करोगे। तो दोनों में तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केजरीवाल पर जो है वो उनको किस हर सूरत से एक काबिल व्यक्ति से उसको नकार देती है। तो इनके पास और कोई चारा नहीं था, इस्तीफा देने का था। तो उसमें उन्होंने एक नाटक किया, अपने एक राइट हैंड जो भी है उनको बना दिया है। खुद भी आतिशी जी ने कहा कि भाई क्या मैं तो 2-1 महीने के लिए खड़ाऊं लेकर हूं। तो खड़ाऊं वाली मुख्यमंत्री पर क्या कमेंट करना है? सर, केजरीवाल लगातार हरियाणा में चुनाव प्रसार कर रहे हैं। कल वो यमुनानगर में थे और आज फिर से वो काफ़ी रोड शो हरियाणा में एड्रेस करने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी वहाँ बीजेपी के साथ सीधे तौर पे लड़ाई में है। तो कैसे देखते हैं केजरीवाल किसको फायदा पहुंचा? उनका काम तो उनका एक ही है कि किसी तरह कांग्रेस को हरवाना। वो तो हमेशा पुराना रहा है भाई, चाहे यहाँ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे गोवा हो। मैं देखिए एक सवाल बार बार पूछता हूँ कि अगर केजरीवाल मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, अगर वो कहते हैं कि हम तमाम सुविधाएं ठीक करने आए हैं, तो क्या वही राज्य मिलते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? गोवा में तो आप लड़ लेते हैं, तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? उत्तराखंड में, हिमाचल में आप लड़ लेते हैं, बंगाल में क्यों नहीं जाते? दिल्ली में, पंजाब में आप लड़ लेते हैं, बिहार में क्यों नहीं जाते? जहां कांग्रेस 1 या 2 नंबर की पार्टी नहीं है, क्योंकि वहां इनके जाने से नुकसान कांग्रेस को नहीं होता है, वहां ये बिल्कुल नहीं जाते। और कांग्रेस को हराने का सबसे बड़ा उद्देश्य इनसे भी बड़ा किसका है? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की को सबसे बड़ी चुनौती कोई देता है तो कांग्रेस देती है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला देंगे तो कोई बिल्कुल ही राजनीतिक अज्ञानी भी होगा, वो भी मान जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह केजरीवाल काम करता है, और वही काम ये हरियाणा में कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक तरह से तंज कसा है कांग्रेस पे कि कुमारी सैलजा जो पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो प्रचार प्रसार में नहीं जा रही हैं और उनका कहीं ना कहीं किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट किया गया है कांग्रेस में, और वो उनके दर्द को समझ सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहें? समझ तो शायद इसलिए सकते हैं क्योंकि उनके साथ उनको लगता है वही व्यवहार हुआ। उनको लगता है बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, हटा के बाहर फेंक दिया एक दिन के अंदर अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले आपकी पार्टी आप जैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करती है, पहले उसकी बात करिए। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारे यहाँ हर राज्य में नैसर्गिक नेचुरल लीडरशिप बहुत होती है। कभी किसी को थोड़ा मौका मिलता है, कभी किसी को कम मिलता है, लेकिन हमारे पार्टी के लोगों का एक स्वभाव है, हम अपनी नाराजगी हो, अपनी निराशा हो, अपनी खुशी हो, हम उसको कांग्रेस के पटल पर भी हमेशा व्यक्त करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरह अंकुश और जेल में नहीं बंद हो जाते हम लोग कि हम कुछ नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि नड्डा या सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के या प्रधानमंत्री के खिलाफ चूं भी बोल सके। हम लोग क्योंकि लोकतंत्र में गहरा विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अगर हम पूरे देश के लिए बोलने की आज़ादी देते हैं तो पार्टी में भी हम सम्मान करते हैं अगर किसी व्यक्ति को नाराजगी और निराशा भी व्यक्त करनी हो। ये चरित्र खट्टर जी है, बीजेपी कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि जब हमारा कोई नेता उनके हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से 19 से 20 हो रहा है तो उनको लगता है कि कुछ बड़ा भारी कोलाहल कांग्रेस में होने वाला है, और वो होने वाला नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। तिरुपति लड्डू को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, उन्होंने डिमांड की है कि पूरे देश में एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए ताकि वो इस तरह के तमाम चीजों को देख सके। देखिए, इसका कोई मुझे अर्थ दिखता नहीं है। नया बोर्ड क्यों बनाएंगे आप?
देखिए, जो समस्या निकल कर आई वो कोई खाद्य पदार्थ जो बनता था, और बहुत दुख की बात है कि वो लड्डू जो मतलब अगर तिरुपति जितना प्रसिद्ध है, शायद हम लोगों के लिए प्रसाद के रूप में वो लड्डू की भी उतनी ही चर्चा होती है। और आपने भी देखा होगा, कोई जाता है तिरुपति तो हम कहते हैं यार वो प्रसाद जरूर लेके आना, और उस प्रसाद को हम लोग चखते हैं। उस एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन भी उस लड्डू से हो जाते हैं। अपनी अपनी एक कोई किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उसके साथ हुआ है, इन सब के लिए तो कानून हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कानून है, आस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए कानून है, पूजा पाठ के धर्मस्थलों की साफ सफाई के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कानून है, भक्तों की सुविधा देने के लिए कानून और कार्यक्रम हैं। कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पवन कल्याण जी अभी अभी प्रशासन में या राजनीति में आए तो शायद इस चीज़ की उनको व्यापक जानकारी ना हो। मैं उनसे कहूँगा, आपके पास राज्य है, आपके पास 4.25 साल बचे हैं। जो कानून जनहित में बनाए गए हैं, और उसमें 80-90% उनको शायद नहीं पता होगा, कांग्रेस ने ही बनाए हैं। इन कानूनों को ही अगर आप ज़मीन पर उतार दें तो कोई नए बोर्ड की या नई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।